हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसेट बी। दिस इज आदित्य सिंह एंड हर बार की तरह इस बार भी हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की इकोनॉमिक का चैप्टर 3 और ये उसका सेकेंड पार्ट होगा। चैप्टर 3 में हम लोग कवर कर रहे हैं मनी और क्रेडिट। पैसा क्या होता है, किसको पैसा कहते हैं, तो उसमें चेक भी पैसे आ जाते हैं। हमने बहुत सारा इसमें फर्स्ट पार्ट में कवर किया। आज इस पार्ट में हम लोग देखेंगे ये हाउस लोन, यानी घर भी जब हम लोग लेते हैं ना तो उसके लिए भी हम लोग लोन वगैरह लिया करते हैं। देखिए, मेघा हैज टेकन ए लोन ऑफ ₹5 लाख फ्रॉम द बैंक टू परचेज ए हाउस। द एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन इज 12% एंड द लोन इज टू बी रिपेड इन द 10 ईयर्स इन मंथली इंस्टॉलमेंट। यानी कि मेघा ने घर खरीदने के लिए बैंक से जो है लोन लिए 5 लाख रुपए का कर्ज लिया। ठीक है, इस कर्ज पर जो ब्याज की वार्षिक दर है वो 12% का है। तो इस कर्ज को लगभग 10 साल में मासिक किस्तों में लौटाया जाना था, ये कंडीशन थी। मेघा को बैंक से कर्ज वगैरह लेने से पहले उसने उसने जो है अपनी नौकरी और वेतन संबंधी जो रिकॉर्ड था कि भाई मैं आपका कर्ज जितना ले रही हूँ 5 लाख, तो आपको मैं चुका पाऊंगी कि नहीं, इसकी गारंटर के तौर पे, तो वो सब रिकॉर्ड दिखाने पड़ते हैं। बैंक नए घर के सभी कागज जो है लोन जो लेने वाला है उसके रूप में रख लेता है। ठीक है, नए घर के जो भी कागज वगैरह होता है कि आप जो भी घर आप ले रहे हैं उस घर का कागज जो होगा ना वो बैंक रख लेगा कि अगर आप नहीं भी देते तो उस घर को बेच के वो ले लेगा पैसे ना, इसलिए। तो अब देखिए क्या हो रहा है, क्या क्या उसको चाहिए। देखिए, मेघा के आवास के लिए ऋण के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। देखिए कितने रुपए उसने लिए, कितने समय के लिए, और आवश्यक जो कागज कौन कौन से लगे उसके, और ब्याज दर क्या है, और कितने रुपए कैसे वो मतलब पेमेंट करेगी, मोड ऑफ पेमेंट क्या, कैश है या फिर ऑनलाइन पेमेंट कैसे भी करके, और कोलेट्रल यानी कि वो कौन है जो गारंटर के तौर पे काम करेगा। तो अब देखिए, जो ब्याज दर है वो जो आपका कोलेट्रल है, समर्थक है, और आवश्यक जो कागज है, डॉक्यूमेंट है, और जो भुगतान पेमेंट का जो तरीका है, इन सबको सम्मिलित रूप से आपका लोन का टर्म और कंडीशन कहा जाता है, या फिर इसको टर्म्स ऑफ क्रेडिट भी आप कह सकते हैं। तो ये जो लोन की जो कंडीशन है, टर्म्स है, ये जो है एक ऋण व्यवस्था से दूसरी ऋण व्यवस्था में काफ़ी फर्क आ जाता है। बात करें कर्ज की शर्तें, जो उधारदाता और कर्जदार की जो प्रकृति है इस पर भी डिपेंड करती है। अगले पार्ट में इसके हम लोग बहुत ज़्यादा इसके एग्जाम्पल हैं जो कि हम लोग पढ़ेंगे, मतलब अगले चैप्टर में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नीचे डिस्कशन करने के लिए कहा गया है कि भाई वाई डू द लेंडर्स आस्क फॉर द कोलेट्रल वाइल लेंडिंग, यानी कि उधारदाता उधार देते समय समर्थक ऋण यानी जो क्रेडिट गारंटर है उससे क्यों मांग करता है कि आप किसी गारंटर के तौर पे यहाँ पे प्रस्तुत करिए। वो आपका प्रॉपर्टी हो सकता है, कोई आदमी हो सकता है, कोई आपके जॉब के डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है प्रूफ के तौर पे। ठीक है, तो क्यों करता है भाई, जिससे कि उसको भाई वो भी टेंशन फ्री रहना कि हम जिसको पैसा दे रहे हैं वो मेरा पैसा लौटा पाएगा कि नहीं लौटा पाएगा, तो हम किसी तरह से उसको वापस ले सकते हैं कि नहीं, इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम लोग देखेंगे इसमें नेक्स्ट है आपका वेराइटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट, यानी क्रेडिट आप किस तरह से आप बना सकते हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए एग्जांपल लेते हैं, गांव का रोहित एंड रंजन had finished reading about the terms of credit in class. They were eager to know the various credit arrangements that existed in their area. Who are the people who provided credit? Who were the borrowers? What were the terms of credit? They decided to talk to some people in the village. Read what they record. तो चलिए देखते हैं उन लोगों ने क्या बात किया। भाई 15 नवंबर 2019, ठीक है, हम सीधा उन खेतों में जाते हैं जहां दिन के इस समय अधिकतर किसान जो मजदूर काम कर रहे होंगे खेतों में, आलू की फसल लगी हुई है। हम जो है सोनपुर के एक छोटे से गांव में जहां पर सिंचाई की सुविधाएं मौजूद हैं, वहां के एक छोटे से किसान श्यामल से मिलते हैं। ठीक है, तो श्यामल का कहना है भाई कि उसने अपने 1.5 एकड़ की ज़मीन को जोतने के लिए, कल्टीवेट करने के लिए हर मौसम में उधार लेने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कुछ साल पहले तक वह गांव के महाजन से लोन लेता था, जिस पर उसको जो है 5% से भी ज़्यादा मंथली इंटरेस्ट देना पड़ता था। 60% जो है उसका टोटल हो गया एनुअल। ठीक है, 60% जितना पैसा लिया है उसका 60% उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है एक साल में। इसका मतलब ये होगा, पिछले कुछ वर्षों से अगर बात करें, श्यामल गाँव के एक कृषि व्यापारी से 3% पर
3% इंटरेस्ट जो है मंथली के रूप से लोन ले रहा है। जुताई के समय मौसम की शुरुआत होने पर जो व्यापारी है जो लोन देता है उस पर कृषि संबंधित जो चीज़ें हैं वो देता है, वो उपलब्ध कराता है, जिसे फसल तैयार हो जाने पर उसे वापस करना होता है। तो भाई ऋण पर ब्याज के अलावा व्यापारी किसानों से वादा भी लेता है कि वो अपनी फसल उसी को बेचेगा। इस तरह के व्यापारी जो है, इस तरफ जो व्यापारी है वो निश्चिंत है कि भाई जो लोन है उसका पेमेंट समय से हो जाएगा। फसल की जो कीमत है फसल काटते समय कम हो जाती है, इसलिए वो किसानों से कम कीमत पर फसल खरीदकर और बाद में कीमत बढ़ने पर उसे बेचकर बहुत ज़्यादा फायदा कमाता है। कौन? जो लोन दे रहा है। तो व्यापारी को उस समय फसल खरीदने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। वो फसल को सस्ते में खरीदता है और बाद में कीमत बढ़ने पर उसको बेच देता है। अब हम अरुण से मिलते हैं, ठीक है, जो एक किसान मजदूर के काम का निरीक्षण कर रहा है। अरुण के पास 7 एकड़ की जमीन है। अरुण जो है सोनपुर के उन कुछ लोगों में से है जिसे खेती के लिए बैंक से लोन मिला है। तो इस लोन पर एनुअल जो इंटरेस्ट रेट है वो है 8.5% का, और इसे अगले 3 वर्षों में कभी भी लौटाया जा सकता है। तो अरुण की योजना है कि वे फसल तैयार होने पर अपनी उपज का कुछ हिस्सा जो है बेचकर लोन पेमेंट कर देगा, लोन जो है उसका। वह बाकी का आलू की जो फसल होगा उसको जो है, जो ये आपका भंडार फूड स्टोरेज वाला होता है, कोल्ड फूड स्टोरेज, वहाँ पर रखकर, उस हाउस में रखकर बैंक से इसके बदले नया लोन लेने के लिए रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है। तो बैंक उन किसानों को ऐसी सुविधा देने के लिए तैयार है जो पहले भी खेती के लिए उससे लोन ले चुके हैं। ये अरुण थे। अब रमा की बात करते हैं। रमा जो है पास के खेत में कृषि मजदूर के रूप में काम करती है, लेबर के तौर पे। तो साल में कई महीने रमा के पास कोई काम नहीं होता और उसे अपने रोजमर्रा के खर्चों के लिए कर्ज लेना पड़ता है। अचानक बीमार पड़ने पर या परिवार में किसी समारोह पर खर्च करने के लिए उसे कर्ज लेना पड़ता है। तो रमा कर्ज के लिए अपने मालिक पर, जो कि सोनपुर का मिडिल टाइप का जो है लैंडलॉर्ड है, उसके ऊपर डिपेंड है। तो जो लैंडलॉर्ड है, जो जमीन का मालिक है, वो उसे 5% मंथली इंटरेस्ट रेट पर लोन देता है। अब रमा जो है उस कर्ज को उसके यहाँ पर, उस लैंडलॉर्ड के यहाँ काम करके वापस करती है। अधिकांशतः रमा को नया लोन लेना ही पड़ जाता है, जबकि वो पुराना लोन जो है लौटा भी नहीं पाती है। प्रेजेंट टाइम में जो लैंडलॉर्ड है जिससे वो लोन लेती है उसको 5,000 रुपये देने हैं। हालांकि भूस्वामी जो है लैंडलॉर्ड उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, फिर भी वह उसके लिए लगातार काम करती है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसको आसानी से लोन मिल सके। रमा हमें यह भी बताती है कि सोनपुर में बहुत से ऐसे लैंडलेस लोग हैं जिनके लिए लोन का एकमात्र जो सोर्स है वो क्या है, यही ऐसे ही लोग हैं जो रमा को लोन देते हैं। उसी तरीके से उन लोगों के लिए भी वही एक माध्यम बच जाता है। अब देखेंगे हम लोग लोन फॉर कॉपरेटिव्स, यानी जो आपके सहकारी समितियां कॉपरेटिव्स हैं जो गवर्नमेंट टाइप से, ये लोग भी लोन देती हैं। तो देखिए इनसे कैसे मिलता है। तो बैंकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण का एक और भी स्रोत होता है, वो होता है आपका कॉपरेटिव, जो सहकारी समितियां हैं। सहकारी समिति के सदस्य अपने जो है संसाधनों में से कुछ क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए एकत्र होते हैं, कई एकत्रित करते हैं, और कई प्रकार की सहकारी समितियां हैं जैसे किसानों का, बुनकरों का, या फिर औद्योगिक मजदूरों का। इन सभी लोगों की सहकारी समितियां कॉपरेटिव होते हैं। कृषक बात करें, जो आपके फार्मर कॉपरेटिव्स हैं, कृषक सहकारी समिति सोनपुर के नज़दीक एक गांव में काम करती है, ठीक है। तो इसके यहाँ पर 2300 किसान के मेंबर हैं इसमें जुड़े हुए। ये अपने सदस्यों से जो है डिपॉजिट लेती है, और इस डिपॉजिट को बाद में लोन मानते हुए सहकारी समिति ने लोगों को लोन वगैरह दिया करती है। इस पूंजी का जो यूज़ है वो मेंबर के द्वारा मेंबर को कर्ज देने के रूप में किया जाता है। जो इतने लोग मेंबर जुड़े हैं उनसे पहले डिपॉजिट वो लोग जमा करते हैं, फिर वही डिपॉजिट को वो क्या करती है, उन्हीं लोगों में लोन के रूप में देती है। यह लोन लौटाने के बाद कर्ज का दूसरा दौर भी शुरू किया, मतलब जब आप एक लोन ले लेते हैं तो फिर आप दूसरा लोन फिर ले सकते हैं। तो कृषक सहकारी जो समिति है, कृषि उपकरण खरीदने के रूप में, खेती, कृषि व्यापार करने के लिए, मछली पकड़ने के लिए, घर बनाने के लिए, और भी बहुत सारे खर्चों के लिए आप लोन इस जगह के सहकारी समितियों से, कोऑपरेटिव से लोन ले सकते हैं। तो ये सब माध्यम होते हैं भाई लोन लेने के। तो एक एक्टिविटी है, इसको आप लोग खुद से कर सकते हैं। अब देखेंगे हम लोग कि हमारे इंडिया में, भारत में जो है फॉर्मल सेक्टर कौन से हैं जो क्रेडिट अवेलेबल कराते हैं, मतलब फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। तो भाई वी हैव सीन इन द अबव एग्जांपल दैट पीपल ऑब्टेन लोन्स फ्रॉम द वेरियस सोर्स। हम लोगों ने ऊपर कुछ एग्जांपल देखे जिसमें अलग अलग सोर्स से लोग लोन प्राप्त करते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के जो लोन है ना, इनको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक आपका फॉर्मल सेक्टर लोन्स और दूसरा इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स, यानी औपचारिक और अनौपचारिक। पहले जो यानी औपचारिक है उनमें बैंक सहकारी समितियों के लिए कर्ज के रूप में ये सब श्रेणी में आते हैं। और नॉन इनफॉर्मल जो सेक्टर है वो कौन से, इसमें साहूकार आ जाते हैं, व्यापारी आते हैं, मालिक आते हैं, रिश्तेदार, दोस्त, ये सारे आ जाते हैं। तो भाई
नोट वन में, ग्राफ वन में हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह के अलग अलग रिसोर्स हैं क्रेडिट के लिए, गांव के लिए, हाउस होल्ड इन इंडिया, भारत में। ठीक है। और क्या ये सब अधिक ऋण जो लोन है ये क्षेत्र औपचारिक क्षेत्रों से आ रहा है या फिर अनौपचारिक क्षेत्रों से, तो आप इसको देख के समझ सकते हैं कि कहाँ से ज़्यादा आ रहा है। तो आप देखिए 25% आपके बैंक वाले लोग हैं और साहूकार लोग 33% है, यानी अनौपचारिक रूप से बहुत ज़्यादा लोन लोग यूज करते हैं, लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक देखें तो लोन के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नजर रखता है। एग्जाम्पल के लिए हमने देखा कि बैंक अपनी जमा का एक कम से कम जो हिस्सा होता है, कम मिनिमम, वो अपने पास रखती है। आरबीआई नजर रखता है कि बैंक वास्तव में जो कैश है उसके पास नगद शेष बना है कि नहीं बना है। आरबीआई इस बात पर भी नजर रखता है कि बैंक केवल प्रॉफिट पाने वाले व्यापारियों या व्यवसायियों को ही लोन मुहैया नहीं करा रहे, बल्कि छोटे किसानों को भी मिल रहा है, छोटे उद्योगों के लोगों को मिल रहा है, छोटे कर्जदारों को भी मिल रहा है, या सबको मिलना चाहिए। ये मतलब आरबीआई ध्यान रखती है, बट ऐसा होता नहीं ना, बहुत प्रॉब्लम होती है लोन पास कराने में, आप सबको तो पता ही है। बट आरबीआई का ये जिम्मेदारी है और वो ध्यान रखती है। समय समय पर बैंकों द्वारा आरबीआई को यह जानकारी देनी पड़ती है कि भाई वे कितना और किसको ऋण दे रहे हैं, किसको लोन दे रहे हैं, उनकी ब्याज की दर क्या है, ये सारी डिटेल आरबीआई को देनी पड़ती है, सभी बैंक वाले देते हैं। अब देखते हैं अनौपचारिक। अनौपचारिक क्षेत्र में जो लोन देने वाले गतिविधियां हैं उनको देख रेख करने के लिए कोई संस्था नहीं है। जैसे कि आपके साहूकार लोग किसी को लोन देते हैं, कोई दोस्त किसी को लोन देता है, तो इन सब का कोई रिकॉर्ड नहीं होता, ना ही इनको किसी को अपनी रिकॉर्ड के बारे में जानकारी देनी पड़ती है। तो ये जो है अपने मन जैसा मन करता है वैसे रेट पर लोन देते रहते हैं। इन्हें नाजायज तरीकों से अपने पैसे वापस लेने से भी कोई रोकने वाला नहीं है। नाजायज तरीका का मतलब किसी का जमीन हड़प लेना, भाई आप पैसे नहीं दे रहे, उसके घर पहुंचे उसकी बाइक उठा लाए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है। इस तरह से कोई देख रेख करने वाला नहीं है। यहाँ पर एक फॉर्मर है, देखिए, लेकिन बैंक हमारी उच्च आय क्यों चाहेगा? बैंक क्यों चाहेगा कि हमारी इनकम ज़्यादा हो जाए? ठीक है। तो क्यों नहीं चाहेगा भाई? आपका इनकम ज़्यादा हो जाएगा तो आप उसका डिपॉजिट ज़्यादा करेंगे, वो उसका यूज ज़्यादा करेगी। ठीक है। तो ये इस तरह से हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर है कि compared to the formal lenders, most of the informal lenders charge a much higher interest on loans, thus the cost of borrower of informal loans is much higher। यानी कि जो औपचारिक लोन है, लोग जो जो उनसे लेते हैं, उनसे इनकी बात करें तो इनकी जो ब्याज वसूली है ना, ये बहुत ज़्यादा है। इसलिए जो अनौपचारिक रूप से यानी कि इनफॉर्मल है, इसमें जो लोन देते हैं इसको बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट लेते हैं और लोगों को महंगा भी पड़ता है। तो लोन की ऊंची लागत का अर्थ क्या है भाई? ये अर्थ ये है कि कर्जदार की जो आय है ना, उसका अधिकतम हिस्सा ऋण की अदायगी में ही खर्च हो जाएगा। इसलिए कर्जदार के पास अपने लिए कम आय बचती है, जैसा कि हम लोगों ने सोनपुर के श्यामल वाले मैटर में देखा। कुछ मामलों में जो लोन होती है उसकी इतनी ब्याज दर इतनी हाई होती है जिसके कारण से वापस करने की रकम जो है कर्जदार की आय से भी अधिक हो जाती है। इसके कारण ऋण का बोझ बढ़ता जाता है, जैसा कि हम लोग सोनपुर की रमा के मामले में देखा। और व्यक्ति ऋण जाल में फंस जाता है। ऐसा भी संभव है कि भाई जो लोग कर्ज जो है लेकर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, वे लोन की अधिक लागत को देखकर पीछे हट जाएं। तो ये सभी कारण देखते हुए बैंकों और सहकारी समितियों को ज़्यादा कर्ज देना चाहिए, जिससे कि लोग अनौपचारिक रूप से मिलने वाले कर्ज से बच सकें, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट देने से बच सकें। ठीक है। तो कर्ज देना चाहिए। इसके जरिए जो है लोगों की आय बढ़ सकती है और बहुत से लोग अपनी अलग अलग जो ज़रूरतें हैं उनके लिए सस्ता कर्ज ले सकेंगे। वे फसलें उगा सकते हैं, कोई कारोबार कर सकते हैं, छोटे उद्योग या बहुत सारा चीज़ ऐसा अपना डेवलप कर सकते हैं। वे नया उद्योग लगा सकते हैं, वस्तुओं का व्यापार कर सकते हैं। सस्ता और सामर्थ्य के अनुकूल जो है कर्ज देश के विकास के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। अब देखिए फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट, यानी हु गेट्स व्हाट। जो औपचारिक और अनौपचारिक क्रेडिट है उससे किसको क्या मिलता है? तो हम लोगों ने ग्राफ 2 में देखा कि भाई यहाँ पर देखिए ग्राफ 2 है, यहाँ पर नीचे दिखाया जा रहा है कि पुअर हाउस होल्ड के कितने हैं, हाउस होल्ड विथ फ्यू एसेट थोड़े लाभ के साथ कितने हैं, वेल ऑफ हाउस होल्ड कितने हैं और रिच हाउस होल्ड कितने हैं। तो ग्राफ 2 क्या दिखा रहा है? ग्राफ 2 ये बता रहा है कि शहरी क्षेत्रों के लोगों के लिए लोन के औपचारिक और अनौपचारिक महत्व को दिखाया गया है। इस ग्राफ में गरीब से अमीर लोगों को 4 भागों में बांटा गया। आप देख सकते हैं कि शहरी क्षेत्रों के जो निर्धन परिवारों की जो कर्जों की कुल परसेंट है वो 85% जरूरतें अनौपचारिक सोर्स से पूरी होती हैं। इसकी तुलना आप शहरी इलाकों के अमीर परिवारों से कीजिए। आप क्या देखते हैं? उनमें केवल 10% का ही कर्ज जो है अनौपचारिक क्षेत्रों से, बल्कि 90% तो ये लोग औपचारिक सोर्स से लोन ले रहे हैं। इसी तरह का जो फिगर है वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी है। अमीर परिवार औपचारिक ऋणदाताओं से सस्ता ऋण ले रहे हैं, जबकि गरीब परिवारों को कर्ज के लिए बहुत सारा पैसा देना पड़ता है। इन सब से क्या पता चलता है? पहला यह भाई कि औपचारिक जो सोर्स है ना, इनफॉर्मल
फॉर्मल जो है ना, वो जो है अभी भी ग्रामीण परिवारों की कुल लोन की ज़रूरतों का केवल 50% ही पूरा कर पाता है। बाकी ज़रूरतें जो अनौपचारिक स्रोतों से ही पूरी हो पा रही हैं। तो अनौपचारिक लोन जो देने वाले हैं, इनके लिए इनसे लिए गए उधार पर आमतौर से ब्याज की जो दर होती है वो बहुत ज़्यादा अधिक होती है, और यही कारण है कि उधार जो है कर्जदाताओं की आय बढ़ाने का काम ही करती है केवल। इसलिए बैंकों और सहकारी समितियों को अपनी गतिविधियों को विशेषकर ग्रामीण इलाकों में बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि कर्जदारों की अनौपचारिक स्रोत पर से निर्भरता कम हो सके। दूसरी बात यह है कि यदि एक तरफ से औपचारिक स्रोत जो है लोन का अगर विस्तार करें, तो दूसरी ओर से यह भी ज़रूरी है कि लोन सभी लोगों को प्राप्त हो सके। ऐसा नहीं कि बड़े लोग ही सोर्स लगा के लोन पास करा पाएँ बैंकों से या फिर सहकारी समितियों से, जैसा कि हो रहा है। प्रेजेंट टाइम में अमीर परिवार ही जो है औपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं, जबकि गरीब परिवारों को अनौपचारिक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। हम लोग देख ही रहे हैं। यह जरूरी है कि औपचारिक लोन का अधिक समान वितरण हो, ताकि गरीब परिवार भी सस्ते लोन का फायदा उठा सके। अब देखिए यहाँ पर गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह जैसे कैश फॉर इंडिया वगैरह होता है, गाँव में आप लोग देखते होंगे, आप सुने होंगे। तो निर्धन यानी जो गरीब है उनके लिए खुद का स्वयं सहायता समूह होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर। तो देखिए पिछले सेक्शन में हम लोगों ने देखा कि जो गरीब परिवार है वो लोन के लिए अभी भी अनौपचारिक सोर्स पे डिपेंड रहता है। ऐसा क्यों है? भारत के सभी ग्रामीण जो क्षेत्र है बैंक मौजूद नहीं है सब जगह। जहाँ कहीं भी मौजूद भी है तो वहाँ पर बैंक से कर्ज लेना बहुत ही अनौपचारिक स्रोत से कर्ज लेने की तुलना में ज़्यादा मुश्किल है। तो हमने देखा कि मेघा के मामले में बैंक से कर्ज लेने के लिए लोन जो देने वाला है और विशेष कागजों की ज़रूरत पड़ती है। जो लोन है उसका अनुपलब्धता एक प्रमुख कारण है, जिससे कि गरीब बैंकों से ऋण नहीं ले पाते हैं। दूसरी ओर जो अनौपचारिक लोन देने वाले हैं साहूकार, कर्जदारों को व्यक्तिगत स्तर पर जानते हैं और इस कारण बिना किसी कागज पत्र के ही तैयार हो जाते हैं और लोन दे देते हैं। कर्जदार जो है ज़रूरत पड़ने पर पुराना लोन चुकाए बिना भी नया कर्ज लेने के लिए साहूकारों के पास जा सकते हैं। लेकिन महाजन जो होंगे जो लोन देंगे वो ब्याज की दरें भी बहुत ऊंची रखते हैं, लेन देन की लिखा पढ़ी भी पूरी नहीं करते और गरीब से गरीब कर्जदारों को भी तंग करते हैं। हाल ही के वर्षों में हम लोगों ने देखा है कि भाई लोगों ने गरीब को उधार देने के लिए कुछ नए तरीके अपनाने की कोशिश की। इनमें से एक विचार ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों विशेषकर महिलाओं को अगर देखें छोटे छोटे स्वयं सहायता समूहों में संगठित करने, उनकी जो सेविंग है उसको एकत्रित करने पर आधारित होती है। एक विशेष स्वयं सहायता समूह में एक दूसरे के पड़ोसी 15-20 सदस्य होते हैं जो नियमित रूप से मिलते हैं और बचत करते हैं। प्रति व्यक्ति की बचत 25 रुपए से 100 रुपए से या उससे भी अधिक हो सकती है। यह परिवारों की जो बचत करने की क्षमता पर निर्भर करता है। सदस्य जो होते हैं वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए छोटे कर्ज समूहों से ही कर्ज लेते हैं और समूह जो है इन कर्जों पर ब्याज देता है। लेकिन साहूकार द्वारा जो ब्याज लिया जाता है उसका जो इंटरेस्ट होता है उससे कहीं कम होता है, ये जो समूह में लोग लोन लेते हैं। 1 या 2 वर्षों के बाद अगर समूह नियमित रूप से बचत करता है तो समूह बैंक से लोन लेने के योग्य हो जाता है। ठीक है। तो भाई जो ये लोन समूह के नाम पर दिया जाता है और इसका मकसद सदस्यों के लिए स्वरोजगार के अवसरों को डेवलप करना होता है। एग्जाम्पल के लिए सदस्यों को छोटे छोटे कर्ज अपनी गिरवी जमीन छुड़वाने के लिए, कार्यशैली या पूंजी की जरूरत, बीज खाद बांस कपड़े ये सब खरीदने के लिए, घर बनाने के लिए, सिलाई मशीन, हथ और बहुत सारे पशु इत्यादि संपत्ति खरीदने के लिए दिए जाते हैं। बचत और लोन संबंधी जो गतिविधियां हैं उससे संबंधित ज़्यादा महत्वपूर्ण निर्णय जो है समूह के सदस्य स्वयं लेते हैं। समूह में जो दिए गए जाने वाले जो लोन है उसका लक्ष्य होता है कि उसकी रकम, ब्याज दर, वापस लौटाने की अवधि के बारे में निर्णय करता है। इस लोन को लौटाने की जिम्मेदारी भी समूह की ही होती है। एक भी सदस्य अगर लोन वापस नहीं लौटाता तो समूह के अन्य सदस्य इस मामले को गंभीरता से लेते हैं। यही कारण है कि बैंक गरीब महिलाओं को लोन देने के लिए तैयार हो जाते हैं जब वे अपने को स्वयं सहायता समूह में संगठित कर लेती हैं, हालांकि उनके पास कोई लोन का आधार नहीं होता है। इस तरह का जो स्वयं सहायता समूह है कर्जदारों को लोन की कमी की समस्या से उबारने में मदद करता है और समय अनुसार अलग अलग प्रकार की आवश्यकताओं के लिए एक उचित ब्याज दर पर लोन भी मिल जाता है। इसके अलावा यह समूह ग्रामीण क्षेत्रों को जो गरीब हैं उनको संगठित करने में मदद करता है। इससे न केवल महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी होती हैं बल्कि समूह की नियमित बैठकों के जरिए लोगों को एक आम मंच भी मिलता है जहां वो तरह तरह के सामाजिक विषयों पर जैसे स्वास्थ्य, पोषण, घरेलू हिंसा इत्यादि पर आपस में चर्चा करती हैं। तो देखिए यहाँ पर एक फिगर है, गुजरात में महिलाओं की स्वयं सहायता समूह की बैठक है। आप लोग के भी गांव में होता होगा, कैश फॉर इंडिया है और भी बहुत सारे हैं। ठीक है।
तो अब देखिए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक इसमें ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक का जो है उचित ब्याज दरों पर गरीबों की ऋण जरूरतों को पूरा करने का सबसे बड़ा सफल इतिहास रहा है बांग्लादेश में। इसकी शुरुआत बात करें तो 1970 के एक छोटे से पैमाने से हुई थी। 2018 में ग्रामीण बैंक के लगभग 9 लाख मेंबर्स हो चुके थे। बांग्लादेश में के लगभग जो है 81,600 गांव में ये फैले हुए थे। इससे लोन लेने वाली जो ज़्यादातर महिलाएं हैं जिनका संबंध जो है समाज के गरीब तबके से है, इन कर्जदारों ने दिखा दिया है कि न केवल गरीब महिलाएं भरोसेमंद कर्जदार हैं बल्कि वे विभिन्न तरह की छोटी आय वाली जितनी एक्टिविटी हैं उनको सफलतापूर्वक शुरू करने और चला सकने में भी एबल है, सक्षम है। तो भाई अगर गरीब लोगों को सही और उचित शर्तों पर लोन दिया जा सकता है तो लाखों छोटे छोटे लोग अपनी लाखों छोटी छोटी एक्टिविटी के जरिए विकास का सबसे बड़ा चमत्कार कर सकते हैं, ऐसा प्रो मोहम्मद यूनुस जी कहते हैं। ग्रामीण बैंक के संस्थापक रहे हैं ये। 2006 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी इनको मिला है। अब देखेंगे हम लोग समिंग अप यानी सारांश, क्या हम लोगों ने पढ़ा भाई। तो देखिए इस चैप्टर में मनी और क्रेडिट से संबंधित हमने सब कुछ देखा, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग जो मनी के आधुनिक रूप और बैंकिंग प्रणाली के संबंधों को देखा। एक तरफ जमाकर्ता अपना धन बैंकों में रखते हैं, दूसरी तरफ जो कर्जदार बैंकों से लोन लेते हैं। आपके इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए जो लोन की ज़रूरत होती है, हमने देखा कि लोन के पॉजिटिव प्रभाव भी हो सकते हैं या कुछ परिस्थितियों में वो कर्जदार की स्थिति और ज़्यादा बुरी कर सकते हैं। लोन जो है अलग अलग सोर्स से मिल रहा है। ये औपचारिक यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल अनौपचारिक दोनों तरह के स्रोत हो सकते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक जो लोन है, जो लोन देने वाले हैं इन सोर्सेस में, वो लोन की शर्त में बहुत बड़ा फ़र्क होता है, ठीक है। बहुत सारे फ़र्क होते हैं हम लोगों ने देखा। और वर्तमान समय में बात करें, अमीर परिवार औपचारिक स्रोतों से ही लोन लेते हैं जबकि गरीबों को अभी भी अनौपचारिक स्रोतों पर ही निर्भर रहता है। उनको बैंकों वगैरह से लोन लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यह अनिवार्य है भाई कि औपचारिक क्षेत्र के कुल लोनों में वृद्धि हो ताकि महंगे अनौपचारिक लोन पर से निर्भरता कम हो सके, जिसमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लेता है बैंक वाले लोग, ठीक है। साथ ही बैंकों और सहकारी समितियों ऐसे बहुत से गरीबों को मिलने वाले औपचारिक लोन का हिस्सा बढ़ाना चाहिए। ये दोनों कदम विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। फिर यहाँ पर आगे आपका क्वेश्चन आंसर हो जाता है, क्वेश्चन से भी करा दिया जाएगा। वीडियो कैसा लगा आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।